दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने तय कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब 250 के नीचे सिमट जाएगी? क्या खड़गे के बयान से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और शरद पवार सब खुश हो जाएंगे? नीतीश भी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक मकसद मिल गया है, एक खास मकसद? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस को 255 सीटों पर पूरा जोर लगाना है। ये बयान अपने आप में बताता है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि बड़े भाई की भूमिका में है। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि राज्यवार समझौते जो होंगे सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें बहुत अड़ाअड़ी उनकी तरफ से नहीं की जाएगी। आपको ध्यान होगा कि कुछ महीने पहले जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस इतनी भी गरी गई गुजरी पार्टी नहीं है जो 250-300 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अब 255 की तो बात हो रही है। और इन 255 में 52 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। तो 255 में से 52 हटा दी जाए तो 203 और सीटें हैं जिस पर कांग्रेस जोर लगाएगी। अगर 25% भी स्ट्राइक रेट रहता है, यानी करीब 50 सीटें भी कांग्रेस, 50 से 75 सीटें भी कांग्रेस जीतने में कामयाब होती है, तो कांग्रेस 100 पार कर जाएगी। एक ये व्यवहारिक आंकड़ा लगता है या आपको नहीं लगता? मुझे तो कम से कम लग रहा है। और बाकी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अजीत और अखिलेश, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, डीएमके, स्टालिन तमिलनाडु से, ये सब मिलकर 100 सीटें तो आराम से निकालेंगे। तो 100, सवा 100 और 100, 200, सवा 200 सीटें क्या इंडिया गठबंधन जीतने की स्थिति में आ जाएगा या आता हुआ लगता है? अगर ऐसा हो गया तो नवीन पटनायक हैं, जगन मोहन रेड्डी हैं, केसीआर हैं, ये मिलकर तीनों, और भी एक छोटी मोटी जो बदरुद्दीन अजमल हो गए, वो भी अलग चुनाव लड़ेंगे, तो ये सब मिलकर करीब 40 सीटें तो निकाल ही लेंगे, करीब करीब मोटे तौर पर माना जा रहा है। तो 200, सवा 200 और 40, मोटे तौर पर चलिए 240 के आसपास सीटें बीजेपी के खाते में नहीं जाएंगी। और बाकी की 300 सीटें, 303 सीटों में से बीजेपी को 272 सीटें निकालनी होगी। ये तो असंभव काम हो गया 543 में से। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी क्या 240 से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है? ये मोटा मोटा एक अंदाज लग रहा है, दिखाई दे रही है। और ये रास्ता दिखा रहा है एन इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को, बनारस का एक परिवार, मीरा का परिवार। वो मीरा जिसके यहां प्रधानमंत्री चाय पीने गए थे, चाय बड़ी मीठी लगी थी प्रधानमंत्री जी को कि बड़ी शक्कर ज्यादा डालते हो। उसके बाद मीरा के घर पर बच्चों के लिए स्कूल बैग भिजवाया गया और साथ में उसमें पेंसिल बॉक्स भी था, किताबें भी शायद रही होंगी, और टिफिन बॉक्स भी था। लेकिन मीरा ने क्या कहा? मीरा ने जो कहा, पूरे लोकसभा चुनाव की दशा दिशा तय करने वाला छोटा सा उनका बयान है या मांग है। उन्होंने कहा, सब ये तो ठीक है सब, लेकिन मोदी जी अगर मेरे पति को कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा देते तो बेहतर रहता। इस शब्द को, इस थीम को क्या पकड़ सकते हैं राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा के दौरान? क्या वो जगह जगह जाकर कह सकते हैं कि मीरा, बनारस की मीरा जैसी देश की करोड़ों मीरा हैं जिनके भाई को या पति को या बेटे को अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो नौकरी दिलाएगा, रोजगार का मौका देगा, रोजगार उनके लिए सृजित करेगा? क्या ये बात, ये आश्वासन अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी लगातार देते हुए चलते हैं तो क्या चुनाव पलट सकता है?
कई बार छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर पॉइंट का काम करती हैं। 15 राज्य हैं और 100 जिले हैं। मोटे तौर पर इन 15 राज्यों में 357 सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी ने 238 सीटें जीती थी। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 14 सीटें आई थी। गठबंधन के पास 66 सीटें थी, यानी गठबंधन प्लस कांग्रेस करीब 80 सीटें, बीजेपी से 1/3 सीटें। लेकिन लेकिन इसमें दक्षिण भारत शामिल नहीं है, और दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। तमिलनाडु में वो शून्य है, आंध्र प्रदेश में शून्य है, तेलंगाना में पिछली बार 4 जीती थी, इस बार मुश्किल है। कर्नाटक में पिछली बार 25 जीती थी, इस बार मुश्किल है। केरल में शून्य है। तो अब राहुल गांधी को क्या करना चाहिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान? सिर्फ यात्रा करने से, जनता से मिलने से, एक उनकी विचारधारा एक हमारी विचारधारा, इससे काम नहीं चलने वाला। ये विचारधारा वाला, ये संतों जैसी संतई करने लगते हैं राहुल गांधी, ये चलने वाला नहीं है। ये देखते हुए कि आपका अपोजिशन जो है वो पूरे आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़ता है, तो ऐसे में संयुक्त रैलियां होनी चाहिए, बस यात्रा होगी, ज्यादातर बस में ही होगा, सुबह शाम हो सकता है पद यात्रा हो, बीच में दोपहर में कहीं पद यात्रा हो। तो इस मौके का फायदा जिस राज्य में राहुल गांधी जाएं, उस राज्य में जो प्रादेशिक नेता हैं उनके साथ मिलकर रैलियां करें। वहां गठबंधन तब तक हो जाना चाहिए, साफ साफ हो जाना चाहिए। अब राहुल गांधी जब 14 जनवरी से यात्रा शुरू करेंगे, तो उसके कुछ दिनों बाद कहा जा रहा है नीतीश कुमार भी एक यात्रा पर निकलेंगे, जो जातीय जनगणना यात्रा होगी। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये प्रतिस्पर्धा हो रही है, आपस में हित टकरा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी राहुल गांधी भी जातीय जनगणना की बात ओबीसी कार्ड खेलें और नीतीश भी खेलें, और ऐसा लगे कि दो टीमें निकली हुई हैं जिनका मकसद एक है। क्या ऐसा संभव होगा? एक और बड़ी चीज है कि विकल्प क्या होगा। बीजेपी तो दावा कर रही है कि 70 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं, जो 2019 में 22 करोड़ हुआ करते थे। वो तो दावा कर रही है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत या किसी अन्य योजना के तहत, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है और दूसरी तमाम किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला उजाला जल जीवन मिशन, ये तमाम योजनाएं हैं, इनके माध्यम से वो 2.5 लाख करोड़ रुपया 70 करोड़ लोगों के बीच में हर साल बांट रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। तो इनका एक स्ट्रांग, एक तरह से वोट बैंक है। इसकी टक्कर में, इसके विकल्प के रूप में राहुल गांधी के पास मीरा है। मीरा के बहाने महंगाई है, मीरा के बहाने बेरोजगारी है, मीरा के बहाने असमानता है, मीरा के बहाने आर्थिक विषमता है। और फिर क्या एक बड़ा आउट ऑफ बॉक्स आइडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी राहुल गांधी को? एक और चीज है, कागजों में समझौते बहुत अच्छे लगते हैं, अर्थमेटिक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पॉलिटिक्स में हमेशा अर्थमेटिक काम नहीं आती, केमिस्ट्री ज्यादा काम आती है। अब ऐसे गिनते रहो कि जैसे यूपी में जो मायावती आ गई तो जाटव आ गया, और फिर यादव वोट हो गया, फिर मुसलमान वोट हो गया तो 40% हो गया, फिर इसमें जाट वोट हो गया करीब 5, 6, 7%, तो 47, फिर सवर्णों का 2-3% भी वोट कांग्रेस ले आई तो 50%। ऐसे काम नहीं चलता है। तो राहुल गांधी को अपनी यात्रा के दौरान केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वोट ट्रांसफर हो, वो कांग्रेस के नेता के नाते भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा नहीं निकालें, वो एक सियासी यात्रा है, चुनावी यात्रा है, और वो निकालें, वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के एक प्रतिनिधि, एक नेता के रूप में यात्रा निकाल रहे हैं। ये भाव जाना चाहिए। क्या ये भाव जा पाएगा? राहुल गांधी में तो फिर भी ये भाव चला ही जाएगा, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयानों पर कैसे राहुल गांधी रोक लगा पाएंगे, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 के नाम से मैं ट्विटर पर हूँ, एक्स पर, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। हाँ, आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी कुछ मदद की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।